देशबंधु चित्तरंजन दास सुप्रसिद्ध भारतीय नेता, राजनीतिज्ञ, वकील, कवि, पत्रकार तथा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उन्होंने कई बड़े स्वतंत्रता सेनानियों के मुकदमे भी लड़े। चित्तरंजन दास का जन्म 5 नवंबर 1870 को कोलकाता में हुआ। उनका परिवार मूलतः ढाका के बिक्रमपुर का प्रसिद्ध परिवार था। चित्तरंजन दास के पिता भुवन मोहन दास कलकत्ता उच्च न्यायालय के जाने माने वकीलों में से एक थे। वे बंगला में कविता भी करते थे। उनका परिवार वकीलों का परिवार था। चित्तरंजन दास का जन्म 5 नवंबर 1870 को नाम के गांव में एक प्रसिद्ध बंगाली हिंदू वैद्य ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तेलिरबाग, बांग्लादेश के मुंशीगंज, बिक्रमपुर जिले के वर्तमान टोंगीबारी उपजिला में स्थित है। सन 1890 में BA पास करने के बाद चित्तरंजन दास I.CS होने के लिए इंग्लैंड गए और सन 1892 में बैरिस्टर होकर स्वदेश लौटे। शुरू में तो वकालत ठीक नहीं चली, पर कुछ समय बाद खूब चमकी और इन्होंने अपना तमादी कर्ज भी चुका दिया। 1894 में दास ने अपनी वकालत छोड़ दी और ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन के दौरान राजनीति में चले गए। उन्होंने फिर से मामला उठाया और 1909 में अलीपुर बम मामले में शामिल होने के आरोप में अरबिंदो घोष का सफलतापूर्वक बचाव किया। अपने उत्तरपारा भाषण में श्री अरबिंदो ने स्वीकार किया कि दास ने उन्हें बचाने के लिए अपना स्वास्थ्य तोड़ दिया। 1908 में अलीपुर बम मामले में श्री अरबिंदो घोष के बचाव पक्ष के वकील के रूप में चित्तरंजन दास ने यह समापन वक्तव्य दिया। वकालत में इनकी कुशलता का परिचय लोगों को सर्वप्रथम वंदे मातरम के संपादक श्री अरविंद घोष पर चलाए गए राजद्रोह के मुकदमे में मिला और मानसिकतला बाग षड्यंत्र के मुकदमे ने तो कलकत्ता हाईकोर्ट में इनकी धाक अच्छी तरह जमा दी। इतना ही नहीं, इस मुकदमे में उन्होंने जो निस्वार्थ भाव से अथक परिश्रम किया और तेजस्वितापूर्ण वकालत का परिचय दिया, उसके कारण समस्त भारतवर्ष में राष्ट्रीय वकील नाम से इनकी ख्याति फैल गई। इस प्रकार के मुकदमों में ये पारिश्रमिक नहीं लेते थे। इन्होंने सन 1906 में कांग्रेस में प्रवेश किया। सन 1917 में ये बंगाल की प्रांतीय राजकीय परिषद के अध्यक्ष हुए। इसी समय से वे राजनीति में धड़ल्ले से भाग लेने लगे। सन 1917 के कलकत्ता कांग्रेस के अध्यक्ष का पद श्रीमती एनी बेसेंट को दिलाने में इनका प्रमुख हाथ था। इनकी उग्र नीति सहन न होने के कारण इसी साल श्री सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा उनके दल के अन्य लोग कांग्रेस छोड़कर चले गए और अलग से प्रागतिक परिषद की स्थापना की। सन 1918 की कांग्रेस में श्रीमती एनी बेसेंट के विरोध के बावजूद प्रांतीय स्थानिक शासन का प्रस्ताव इन्होंने मंजूर करा लिया और रॉलेट कानून का जमकर विरोध किया। पंजाब कांड की जांच के लिए नियुक्त की गई कमेटी में भी इन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया। इन्होंने महात्मा गांधी के सत्याग्रह का समर्थन किया, लेकिन कलकत्ते में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में इन्होंने उनके असहयोग के प्रस्ताव का विरोध किया। नागपुर अधिवेशन में इन्होंने उनके असहयोग के प्रस्ताव का विरोध किया। नागपुर अधिवेशन में ये 250 प्रतिनिधियों का एक दल इस प्रस्ताव का विरोध करने के लिए ले गए थे, लेकिन अंत में इन्होंने स्वयं ही उक्त प्रस्ताव सभा के सम्मुख उपस्थित किया। कांग्रेस के निर्णय के अनुसार इन्होंने वकालत छोड़ दी और अपनी सारी संपत्ति मेडिकल कॉलेज तथा स्त्रियों के अस्पताल को दे डाली। इनके इस महान त्याग को देखकर जनता इन्हें देशबंधु कहने लगी। असहयोग आंदोलन में जिन विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए थे, उनके लिए इन्होंने ढाका में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की। आसाम के चाय बागानों के मजदूरों की दुस्थिति ने भी कुछ समय तक इनका ध्यान आकर्षित कर रखा था। सन 1921 में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन के लिए 10 लाख स्वयंसेवक मांगे थे। उसकी पूर्ति के लिए इन्होंने प्रयत्न किया और खादी विक्रय आदि कांग्रेस के कार्यक्रम को संपन्न करना आरंभ कर दिया। आंदोलन की मजबूत होते देखकर ब्रिटिश सरकार ने इसे अवैध करार दिया। ये सपत्नीक पकड़े गए और दोनों को 6-6 महीने की सजा हुई।
सन 1921 में अहमदाबाद कांग्रेस के ये अध्यक्ष चुने गए, लेकिन ये उस समय जेल में थे, अतएव इनके प्रतिनिधि के रूप में हकीम अजमल खां ने अध्यक्ष का कार्यभार संभाला। इनका अध्यक्षीय भाषण श्रीमती सरोजिनी नायडू ने पढ़कर सुनाया। ये जब छूटकर आए उस समय आंदोलन लगभग समाप्त हो चुका था। बाहर से आंदोलन करने के बजाय इन्होंने काउंसिलों में घुसकर भीतर से अड़ंगा लगाने की नीति की घोषणा की। गया कांग्रेस में ये अध्यक्ष थे, लेकिन इनका यह प्रस्ताव वहां स्वीकार न हो सका। अतएव इन्होंने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया और स्वराज दल की स्थापना की। कांग्रेस को उनकी नीति माननी पड़ी और उनका काउंसिल प्रवेश का प्रस्ताव सितंबर 1923 में दिल्ली में हुए कांग्रेस के अतिरिक्त अधिवेशन में स्वीकार हो गया। प्रस्ताव के अनुसार ये काउंसिल में घुसे। इनका दल बंगाल काउंसिल में निर्विरोध चुना गया। इन्होंने मंत्रिमंडल बनाना अस्वीकार कर दिया और मंत्रियों के वेतनों को मान्यता देना नामंजूर कर मॉन्टफोर्ड सुधारों की दुर्गति कर डाली। सन 1924 से 25 में इन्होंने कलकत्ता नगर महापालिका में अपने पक्ष के काफी लोग घुसाए और स्वयं मेयर हुए। इन दिनों कांग्रेस पर इनके स्वराज्य दल का पूरा कब्जा था और ये स्वयं उसके कर्ता धर्ता थे। पटना के अधिवेशन में इन्होंने कांग्रेस की सदस्यता के लिए सूत काटने की अनिवार्य शर्त को ऐच्छिक करार दिया। लगभग इसी समय गोपीनाथ साहा नामक एक बंगाली व्यक्ति ने एक अंग्रेज की हत्या की और सरकार तथा इनके दल में झगड़ा शुरू हुआ। सरकार ने एक विज्ञप्ति प्रकाशित की और संदेह में 80 लोगों की पकड़ा। कलकत्ता कॉरपोरेशन ने भी सरकार की इस नीति का विरोध किया। सन 1924 में बंगाल की प्रांतीय परिषद ने गोपीनाथ साहा के त्याग की प्रशंसा की तथा अभिनंदन का प्रस्ताव स्वीकार किया और इन्होंने उसे मान्यता दी। लेकिन इनकी इस नीति का भारत में तथा इंग्लैंड में गलत अर्थ लगाया गया। सन 1925 में उपर्युक्त सरकारी विज्ञप्ति की मुख्य धाराएं बंगाल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल में सम्मिलित की गईं। स्वराज्य दल ने बिल अस्वीकार कर दिया, किंतु सरकार ने अपने विशेष अधिकार से कानून पास करा लिया। इन्होंने राजनीतिक शस्त्र के रूप में हिंसा का प्रयोग करने की कटु आलोचना की और इस संबंध में 2 पत्रक प्रकाशित किए। साथ ही इसी प्रकार का एक पत्रक इन्होंने सरकार के पास भी भेजा। सरकार ने इसे सहयोग की ओर पहला कदम समझा। इस दृष्टि से दोनों पक्षों में कुछ वार्ता शुरू होने की संभावना समझी जा रही थी कि 6 जून 1925 को इनका देहावसान हो गया। श्री चित्तरंजन दास के व्यक्तित्व के कई पहलू थे। वे उच्च कोटि के राजनीतिज्ञ तथा नेता तो थे ही, वे बंगला भाषा के अच्छे कवि तथा पत्रकार भी थे। बंगाल की जनता इनके कविरूप का बहुत आदर करती थी। इनके समय के बंग साहित्य के आंदोलनों में इनका प्रमुख हाथ रहा करता था। सागर संगीत, अंतर्यामी, किशोर किशोरी इनके काव्य ग्रंथ हैं। सागर संगीत का इन्होंने तथा श्री अरविंद घोष ने मिलकर अंग्रेजी में सॉन्ग्स ऑफ द सी नाम से अनुवाद किया और उसे प्रकाशित किया। नारायण नामक वैष्णव साहित्य प्रधान मासिक पत्रिका इन्होंने काफी समय तक चलाई। सन 1906 में प्रारंभ हुए वंदे मातरम नामक अंग्रेजी पत्र के संस्थापक मंडल तथा संपादक मंडल दोनों के ये प्रमुख सदस्य थे और बंगाल स्वराज्य दल का मुखपत्र फॉरवर्ड तो इन्हीं की प्रेरणा और जिम्मेदारी पर निकला तथा चला। उन्होंने इंडिया फॉर इंडियन नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना भी की थी। राजनीतिक नेता के लिए आवश्यक सतत जूझते रहने का गुण इनमें प्रचुर मात्रा में विद्यमान था। ये परम त्यागी वृत्ति के महापुरुष थे। इन्होंने कवि का संवेदनक्षम हृदय और सज्जनोचित उदारता पाई थी। विरुद्ध पक्ष का मर्मस्थान ढूंढ निकालने की असाधारण कुशलता इनमें थी। एक बार निश्चय कर लेने के बाद उसे कार्यान्वित करने के लिए ये निरंतर प्रयत्नशील रहते थे। इन्हें असाधारण लोकप्रियता मिली। बेलगांव कांग्रेस में इन्होंने यह इच्छा व्यक्त की थी कि 148 नंबर रूसा रोड कलकत्ता वाला इनका मकान स्त्रियों और बच्चों का अस्पताल बन जाए तो उन्हें बड़ी शांति मिलेगी। उनकी मृत्यु के बाद महात्मा गांधी ने CR
10 स्मारक निधि के रूप में 10 लाख रुपए इकट्ठे किए और भारत के इस महान सुपुत्र की यह अंतिम इच्छा पूर्ण की। जिस वक्त देशबंधु चित्तरंजन दास का राजनैतिक जीवन चरम पर था, उसी वक्त काम के बोझ तले उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। मई 1925 में वो स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए दार्जिलिंग चले गए, लेकिन उनका स्वास्थ्य बिगड़ता ही चला गया। इस बीच महात्मा गांधी भी खुद उनसे मिलने दार्जिलिंग आए थे। 16 जून 1925 को तेज बुखार के कारण उनका निधन हो गया। चित्तरंजन दास की अंतिम यात्रा कोलकाता में निकाली गई, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। गांधी जी ने कहा, देशबंधु एक महान आत्मा थे। उन्होंने एक ही सपना देखा था, आजाद भारत का सपना। उनके दिल में हिंदू और मुसलमानों के बीच कोई अंतर नहीं था। अपने निधन से कुछ समय पहले देशबंधु ने अपना घर और सारी जमीन राष्ट्र के नाम कर दी। जिस घर में वे रहते थे, वहां अब चित्तरंजन दास राष्ट्रीय कैंसर संस्थान है। वहीं दार्जिलिंग वाला उनका निवास अब मातृ एवं शिशु संरक्षण केंद्र के रूप में राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। दिल्ली का प्रसिद्ध आवासीय क्षेत्र सीआर पार्क का नाम भी देशबंधु चित्तरंजन दास के नाम पर रखा गया है और यहाँ बड़ी संख्या में बंगालियों का निवास है, जो बंटवारे के बाद भारत आ गए थे। देश भर में उनके नाम पर कई बड़े संस्थानों का नाम रखा गया है। देशबंधु कॉलेज हो या फिर चित्तरंजन एवेन्यू, ऐसे कई संस्थान हैं जिनका देश को एक सूत्र में पिरोने वाले देशबंधु चित्तरंजन दास के नाम से पहचान मिली है।